नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन नेट जेआरएफ से संबंधित अपनी जो कविताएं जो जोड़ी गई हैं उन कविताओं से संबंधित कुछ प्रश्न बनाए हैं। कल क्या है कि उपन्यास और नाटक और कहानियों के जो प्रश्न डाले हुए थे उसमें एक कमेंट आया था कि सर कविताओं से संबंधित भी हमारे कुछ समस्या है तो उसके भी कुछ प्रश्न बनाओ। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। इनका बेसिकली नॉलेज अपन को होना चाहिए, मुख्य मुख्य पंक्तियों का नॉलेज होना चाहिए, ये कब प्रकाशित हुई थी और किसकी ये कविताएं हैं और किस काव्य संग्रह में है। ये बातें अगर अपने ध्यान में रहेंगी तो इससे ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रश्न बिल्कुल आसानी से सही हो जाएंगे। ज़्यादा डीपली मत पढ़ो, सिलेबस बहुत बड़ा है। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल बेसिकली आता है ज़्यादातर। हाँ, डीपली 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं, वो हर एग्जाम्स में ही आते हैं। तो उन 2 5 4 के चक्कर में आप इधर 80 90 क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा फोकस करो, जिससे कि अपना परिणाम वो सुयोग्य आ सके। ठीक है, तो अब इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज रासो है, भ्रमर गीत है, ऐसा देवीणा है, साकेत है, कामायनी है, इनसे बनाए हैं। तो अपना पहला प्रश्न देखिए आज का मित्रों। तो देखिए, कामायनी को मानव चेतना की विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो कामायनी को मानव चेतना का विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। मित्रों, कामायनी का जो वीडियो है वो मैंने डाल रखा है जयशंकर प्रसाद जी का, और किस विद्वान ने क्या कहा वो सारी बातें मैंने स्पष्ट कर रखी हैं उसमें। परंतु फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ आपको कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद जो है वो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। कामायनी से संबंधित एक प्रश्न 100% आएगा, चाहे कैसी भी एग्जाम हो, चाहे नेट जेआरएफ केवीएस टीजीटी पीजीटी कैसी भी हो, आएगा पक्का एक प्रश्न। तो छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। रसात्मक महाकाव्य कामायनी को रसात्मक महाकाव्य नंदुलारी वाजपेयी ने कहा। कामायनी को विश्व का 8वां महाकाव्य श्यामनारायण पांडे ने कहा। कामायनी को मनोवैज्ञानिक कामायनी जीवन की पुनर्रचना मुक्तिबोध ने कहा। कामायनी जीवन की पुनर्रचना मुक्तिबोध ने कहा। कामायनी को रूपक के रूप में विजय देवनारायण शाही ने कहा। और कामायनी को ताजमहल है वो सुमित्रानंदन पंत ने कहा। इस प्रकार से विद्वानों ने कामायनी के बारे में अपने अपने विचार हैं वो लिखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैसा भी हो एक प्रश्न 100% आना ही आना है कामायनी संबंधित। और नेट जेआरएफ में तो कामायनी जोड़ रखी है तो 2 3 प्रश्न तो पक्के पक्के आएंगे। इनके सर्गों के बारे में, कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी, सबको पता है। 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग तो हाँ, परंतु उसी के साथ आप एक बात ये ध्यान में रखना कि पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग है वो आनंद है। पहला और अंतिम अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रतीकात्मक भी है, जैसे मनु है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है, ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है, कुमार है वो मानव का प्रतीक है, और आकुली किरात नाम करके एक आसुरी शक्तियों का भी इसमें उल्लेख किया गया, वो आसुरी शक्तियों के प्रतीक हैं। और धर्म का प्रतीक इसमें एक बैल है, वो धर्म का प्रतीक है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, और कामायनी जो रचना है वो कामायनी एक मतलब कामगोत्र की बालिका है श्रद्धा, उसी के नाम के आधार पर इसका नामकरण वो कामायनी रखा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अज्ञेय के द्वारा रचित काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार? अज्ञेय के द्वारा रचित काव्य संग्रह है कितनी नावों में कितनी बार का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मित्रों, कितनी नावों में कितनी बार जो है वो 1967 में प्रकाशित हुआ था। और इस रचना पर अज्ञेय को 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ये भी ध्यान में रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा सकता है अज्ञेय से संबंधित कि अज्ञेय को किस रचना पर किस वर्ष में मिला। तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला, जबकि आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है उसके लिए अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला था। नेक्स्ट देखिए, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है पंक्ति प्रसाद के किस काव्य से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है वो आंशु जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। इसको हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। और इसके बारे में एक समस्या ये भी होती है मित्रों कि इसका प्रकाशन कब हुआ।
कई पुस्तकों में आपको मिलेगा 1925, कईयों में मिलेगा 1933। तो ये कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूँ आपका। पहले जो प्रथम संस्करण आया था अंशु का वो 1925 में ही था। तो उसमें बाद में प्रसाद जी ने 66 छंद और जोड़ दिए थे, सॉरी 64 छंद और जोड़ दिए थे। और उसका जो नवीनतम संस्करण है या दूसरा संस्करण कह सकते हैं वो 1933 में आया। इसलिए पुस्तकों में एक्चुअल में क्या होता है कि 1925 और 33 दोनों मिलता है, परंतु इसका सही जवाब एक्चुअल में 33 ही है कि 1933 में ये प्रकाशित हुई थी। अगर ऑप्शन में 33 ना मिले अपन को तो 25 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 25 भी सही अपना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, दो संस्करण थे इसके 1925 और 33। और कुल अगर छंदों की अगर चर्चा कर ली जाएगी, इसमें 133 कुल छंद हैं। अक्सर बाय द वे बाई चांस पूछ ले कि अंशों में कुल कितने छंद हैं, तो 133 हैं। 64 छंद बाद में जोड़े थे। ये देखो नेक्स्ट प्रश्न है, ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो मित्रों ये जो पंक्ति है वो रोटी और संसद सुदामा पांडे धूमिल की कविता से ली गई है। अक्सर ये पंक्तियां थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, पंक्तियां पूछी जाएंगी नेट जीआरएफ में। और ये जो मैंने पंक्ति लिया वो अक्सर प्रसिद्ध पंक्तियां ली हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। सरदा और मनु के पुत्र का क्या नाम था, तो अपने ऊपर चर्चा की है। सरदा और मनु के पुत्र का क्या नाम था, मानव था। आगे देखो, अज्ञे ने अपनी किस कविता में वेष्टि और समष्टि को प्रमाणित किया है। अज्ञे को समष्टि कवि भी कहा जाता है, वेष्टि कवि, समष्टि कवि कहा जाता है। वो यह दीप अकेला उनकी जो कविता है उसके कारण है। अज्ञे ने अपनी इस कविता में वेष्टि और समष्टि को प्रमाणित करने की पूरी कोशिश की है। यह दीप अकेला, इसे भी पंक्ति दे दो, बहुत अच्छी कविता है। कल से मैं कविताएं डालूंगा ये, तो उस समय आपको सारी बातें बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, समरस था जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, पंक्ति किस सर्ग से ली गई है। ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी के आनंद सर्ग से ली गई है, यानी आनंद यानी अंतिम सर्ग है। आपको मैंने बताया था पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है। तो ये जो पंक्ति है वो आनंद सर्ग से ली गई है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है मित्रों, नोट कर लीजिए इस पंक्ति को भी। नेक्स्ट देखिए, गांधीवादी विचारधारा के कवि, तो गांधीवादी विचारधारा के कवि आपको पता है भवानी प्रसाद मिश्र को ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गांधीवादी विचारधारा के कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं उनकी कविताएं भी एक दो जोड़ी हुई हैं, जैसे गीत फरोश है, सतपुड़ा की जंगल में है, ये नेट जेआरएफ के कोर्स में भी है। अन्य जो इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनमें देखिए बुनी हुई रस्सी है, चकित है दुख है, इंद्र मम है, असाधारण है, कमल के फूल है, स्नेह शपथ है, ये इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताएं हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कामायनी किस दर्शन पर आधारित है। कामायनी किस दर्शन पर आधारित है, तो मित्रों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कामायनी देखिए, कामायनी शैव दर्शन के समरसतावाद पर आधारित है और ये प्रत्यभिज्ञान दर्शन भी कहलाता है। प्रत्यभिज्ञान दर्शन का मतलब होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना, यानी अपन को किसी चीज़ का पता नहीं होता है उसकी ओर अपना खोजना, तो ये कामायनी यही है। अपन को ज्ञात नहीं है कि क्या हो रहा था, उसकी खोज के बारे में ही ये सारी बता रही है ये पंक्ति। तो ध्यान रखिए, कामायनी है वो शैव दर्शन समरसतावाद या प्रत्यभिज्ञान दर्शन पर आधारित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा रचित कविता मोचीराम उसके किस काव्य संग्रह में संकलित है। काफी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद से सड़क तक जो काव्य संकलन है उसमें उनकी मोचीराम कविता वो संकलित है। पंत के द्वारा रचित परिवर्तन कविता उसके किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये पल्लव में संकलित है। पंत के द्वारा जो परिवर्तन कविता है वो इनके पल्लव काव्य में संकलित है। ध्यान रखिएगा, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, यानी छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। नागार्जुन के द्वारा रचित शासन की बंदूक का रचना काल क्या है, यानी वो कब लिखी गई थी, तो 1966 में प्रकाशित हुई थी। कामायनी महाकाव्य में अपने पीछे चर्चा की वही प्रश्न है। मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार व आकुली की रात किसके प्रतीक हैं, तो देखिए मनु मन का है, श्रद्धा हृदय का है, ईड़ा बुद्धि का है, कुमार मानव का है,
अकुली किरात ऐश्वरी शक्तियों का प्रतीक है। मिलान वाले प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है ना। पंत की परिवर्तन कविता जो कि पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है, वो प्रकाशित कब हुई थी? वो 1924 में प्रकाशित हुई थी। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछी गई पंक्ति है, आशा करता हूँ सभी को पता भी होगा, और ये बार बार पंक्ति पूछी भी जा रही है कि दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध है। ये पंक्ति किस काव्य से अवतरित है, यानी किस कविता संग्रह से ली गई है? तो मित्रों, ये निराला जी की पंक्ति है और राम की शक्ति पूजा से ली गई है, और ये निराला ने स्वयं के लिए ही कहा है। ये बात जो है वो निराला जी ने अपने आप के लिए ही कही है कि धिक जीवन कि इस जीवन से मुझे धिक्कार है, जो पाता ही आया विरोध है, यानी कभी भी है वो अच्छे से जीवन नहीं गुजार सके थे। पूरा जीवन है निराला जी का वो संघर्षों और कष्टों में ही बीता था। निराला के द्वारा रचित कुकुरमुत्ता रचना काल क्या है? तो कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित हुई थी निराला जी की, और ये परिमिल में संकलित है, ध्यान रखना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाएगा, ये भी कन्फर्म है इस बात का। तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा। प्रिय प्रवास जो रचना है वो अयोध्या उपाध्याय की रचना है, हरियोद की। इनका पहले जो नामकरण था वो वज्रांगना विलाप है। पहले जो शीर्षक रखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने, वज्रांगना विलाप नाम से रखा था। इसमें कुल सर्ग कितने हैं? 17 सर्ग है मित्रों, ये भी ध्यान में रखना। दूसरी बात, ये जो रचना है वो 1914 में प्रकाशित हुई थी। अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1914 में प्रकाशित हुई थी। और इसी रचना के कारण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद हैं, उनको आधुनिक सूरदास की संज्ञा भी गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा दी गई कि आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद को कहा जाता है। और इसी रचना में ध्यान रखना एक पवनदूती प्रसंग, नेट जेआरएफ के लिए डीपली अगर जाना चाहो तो ये अगर पूछ ले कि पवनदूती प्रसंग किस रचना से है, तो पवन को एक दूत के रूप में चित्रित किया गया है इस रचना में, प्रिय प्रवास में। ठीक है। और इसकी जो नायिका है वो राधा एक लोक सेविका, लोक रक्षिका और लोक संरक्षिका के रूप में चित्रित की गई है। ये प्रिय प्रवास की छोटी सी कहानी है। और 17 सर्ग, सर्ग भी अच्छे से याद रखना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि पूर्व नाम क्या था? वज्रांगना विलाप। सर्ग कितने हैं? 17। प्रकाशित कब हुई? 1914। आगे देखो, अगे की ऐसा देवना किस काव्य संग्रह में संकलित है? मित्रों, बहुत ऐसा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये परीक्षा में। तो अगे की ऐसा देवीणा जो रचना है वो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। किसमें संकलित है? आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में ये रचना है वो संकलित है। तो देखिए, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह है, इसमें 3 रचनाएं संकलित हैं। पहली है सलीला, दूसरी है चक्रांतशिला और तीसरी है ऐसा दे वीणा। और ये जो ऐसा दे वीणा जो रचना है वो जापानी चीनी कथा पर आधारित है, और अंग्रेजी में इसका जो नामकरण था द ट्रेनिंग हॉर्प नाम से संकलित है। अंग्रेजी की जो कविता है वो द ट्रेनिंग हॉर्प नाम से संकलित है और चीनी लोक कथा पर आधारित है। आपको अधिकांश पुस्तकों में इसका जापानी और चीनी दोनों ही नामकरण मिलता है, जबकि ये चीनी लोक कथा पर आधारित है। वज्र कीर्ति के द्वारा ये ऐसा दे वीणा बनाई गई थी और प्रियमवद के द्वारा इस वीणा को बजाया गया था, जिसको पीओ बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि ऐसा दे वीणा को किसने बनाया? तो वज्र कीर्ति ने बनाया था। किससे बनाया? तो ये किरीट तुरु, किरीट का मतलब एक प्राचीन एक कोई वृक्ष था, उसके तने से इसको बनाया गया था। बहुत लंबी कविता और बहुत ही अच्छी कविता है ये, पढ़ना, क्योंकि ये नेट जेआरएफ में जोड़ी हुई भी है, इसलिए अपन को पढ़नी तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, निराला की प्रथम कविता जूही की कली है, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई। तो मित्रों, अगर इसी बात को थोड़ा सा घुमा देगला कि रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की प्रथम कविता कौन सी है, तो रामविलास शर्मा के अनुसार अगर देखा जाए तो निराला की प्रथम जो कविता है वो भारत माता की वंदना नाम से लिखी थी, वो प्रथम कविता मानी जाती है। रामविलास शर्मा ने कौन सी प्रथम कविता मानी है? भारत माता की वंदना को निराला की प्रथम कविता मानी है। वैसे जूही की कली ही मानी जाती है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका में अश्लीलता का आरोप लगा करके छापने से मना कर दिया था, क्योंकि यह मुक्त छंद में लिखी हुई थी। मुक्त छंद के जन्मदाता भी निराला ही माने जाते हैं।
निराला के बारे में मैंने आप छायावाद के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है उसमें अगर आप पढ़ोगे तो ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से उसमें डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको निराला के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। अब बहुत से विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है मित्रों की प्लेलिस्ट होती कहाँ है। जैसे अभी ये वीडियो चल रहा है ना मित्रों, तो जहाँ पर P&P एजुकेशन पॉइंट नाम आ रहा है उस पर आप टच करोगे तो वो वीडियो नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको वीडियोज, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी पोस्ट और अबाउट इस प्रकार के ऑप्शन नजर आएंगे आपको। तो आप प्लेलिस्ट वाले पे ओके करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट नजर आ जाएगी, उससे आप पढ़ सकते हो छायावाद का, द्विवेदी युग का, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रीतिकाल, आदिकाल, सारी वीडियोस बहुत अच्छे से डाले हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। अकाल और उसके बाद कविताओं में दीवारों पर गश्त कौन लगाता था। अकाल और उसके बाद कविता जो है वो नागार्जुन की है, और कविताओं दीवारों पे जो गश्त है वो छिपकलियां लगाती हैं। ठीक है ना, दीवारों पे गश्त कौन लगाता है, छिपकलियां लगाती हैं। यहाँ न कोई शापग्रस्त है न ही कोई तापग्रस्त है। ये कथन किसका है, ये कथन मित्रों कामायनी से मनु का है। जब सारस्वत नगर के प्रदेश के सदस्यों को इड़ा लेकर के मनु और श्रद्धा की सेवा में जब उनके दर्शन करने के लिए जाती है तो मनु होते हैं वो इड़ा और सारस्वत नगर प्रदेश के निवासियों को देख करके कहते हैं यहाँ पर न तो कोई शापग्रस्त है न ही कोई तापग्रस्त है, यहाँ पर सब समान है। तो ये मनु का कथन है। नेक्स्ट पर्सन बहुत प्रसिद्ध है मित्रों, आने का पूरे पूरे चांसेस है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प की सेज तेरी स्वयं रची, ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है। तो मित्रों ये निराला की पंक्तियाँ हैं, और सरोज समर्ति जो हिंदी साहित्य जगत का शोक गीत कहलाता है उस रचना से ये पंक्तियाँ हैं वो ली गई। मित्रों जब सरोज की मृत्यु हो जाती है तो निराला हैं वो अंदर से टूट जाते हैं बुरी तरह, यानी परिवार के सब सदस्य ही जब छोड़ करके चले जाते हैं तो इंसान में और बचता ही क्या है, पश्चाताप के अलावा। तो निराला जी के साथ भी यही हुआ था कि सब कुछ चले गए। सबसे पहले इनके माता पिता, फिर इसके बाद में चाचा, इनकी पत्नी मनोरमा देवी, सब चले गए। अंत में इसके जीने का सहारा एकमात्र सरोज थी। तो सरोज को वो ननिहाल पहुंचा के आ गए, ननिहाल में सरोज भी ईश्वर को प्यारी हो गई। तो अंदर से टूट पड़े, अंदर से फूट पड़े निराला। बहुत मार्मिक, बहुत ही मतलब दर्द भरी रचना है ये। पढ़ने से मतलब भाव विभोर हो जाता है पढ़ने वाला। बहुत अच्छी रचना है ये, एक बार जरूर पढ़ना, जीवन में मौका मिले तो। बल्कि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो ये पढ़नी है। ठीक है। तो निराला जी कहती है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी मैंने स्वयं रची। यानी अंत में जब वो चली जाती है छोड़ करके तो अर्थी के बारे में कहते हैं कि वो पुष्प की सेज भी मैंने ही तो तैयार की थी। नेक्स्ट देखो, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद में है पाले, लाख पंछी सौ हिरण दल, चांद के कितने किरण दल, पंक्तियाँ किसकी हैं। ये पंक्तियाँ सतपुड़ा के जंगल में भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है उससे ली गई हैं। गीत प्रोस और सतपुड़ा के जंगल में ये दो कविताएं भवानी प्रसाद मिश्र की अपने कोर्स में जोड़ी गई हैं। तो ये जो पंक्तियाँ वो सतपुड़ा के जंगल से ली गई हैं। तो इन पंक्तियों को पहचानने की तो सीधी सी बात यही है कि नदी निर्जर नाले इन वनों में गोद में है पाले, लाख पंछी सौ हिरण हैं, हिरणों के दल हैं, चांद के कितने किरण दन हैं। तो इन शब्दावली से भी आप इस कविता को पहचान सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जूही की कली का नायक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जूही की कली का नायक है पवन, जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जो प्रिय प्रवास है इसमें पवन को दूत बना करके भेजा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उस समय प्रश्न में अपन को जूही की कली का नायक पूछ रहा है तो नायक पवन आएगा। अगर नायक पूछ रहा है तो, अगर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के प्रिय प्रवास में अगर दूत के रूप में पूछ रहा है तो वहां पर दूत के रूप में पवन आएगा। ये थोड़ा सा नायक और दूत का कंफ्यूज करना, दोनों शब्द सेम ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य जगत का सबसे लंबा शोक गीत, पीछे अपन ने काफी चर्चा की है, सरोज समर्ति निराला जी का। दूसरा जो है वो शिवमंगल सिंह सुमन का मिट्टी की बारात है, उसको दूसरा शोक गीत माना जाता है। नेक्स्ट देखो, अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक क्या रखा गया था। काफी अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने योग्य प्रश्न है, नेट जेआरएफ के लायक। तो आशंका की दीप। अंधेरे में जो कविता है उसका पहले शीर्षक है वो आशंका के दीप नाम से रखा गया था। अच्छे से याद रखना, आशंका के दीप किस नाम से, आशंका के दीप नाम से पहले रखा था इसको। ठीक है।
हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? अपन ने पीछे काफी चर्चा की है। आंसू जो जयशंकर प्रसाद की रचना, उसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। एक विरह काव्य है। पृथ्वीराज रासो की रेवा तट में का कितने नंबर का समय है? यानी जैसे पृथ्वीराज रासो है उसमें कुल समय कितने हैं? 69 समय है। तो ये जो रेवा तट है वो कितने नंबर का समय है? तो ये 27 नंबर का समय है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। अंधेरे में कविता को लावा किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। अंधेरे में कविता को लावा किसने कहा? तो मित्रों, अंधेरे में कविता को लावा जो है वो प्रभाकर माचवे के द्वारा कहा गया था। अब देखिए, अंधेरे में जो कविता है उसको अनेक आलोचकों के द्वारा अलग अलग रूप में पुकारा है, यानी अलग अलग दृष्टि से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण इसका दिया है। जैसे रामविलास शर्मा है, उन्होंने अंधेरे में जो कविता है उसको अपराध भावना का अनुसंधान कह करके पुकारा है। रामविलास शर्मा के द्वारा अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान का, नामवर सिंह ने असीमता की खोज कहकर के पुकारा, प्रभाकर माचवे ने लावा कहकर के पुकारा, और राम ये जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं उनका कहना है कि अंधेरे में जो कविता है वो लंबे खंडों की कवि की समस्या है, जो समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी जो रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान रचना के बाहर के से अंदर आती है और फिर वैसे ही वह बाहर दूर दूर तक व्याप्त हो जाती है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा शमशेर बहादुर सिंह है, उन्होंने दहकता हुआ इस्पाती दस्तावेज कह करके पुकारा है। अंधेरे में जो कविता है वो मुक्तिबोध की है, उसको शमशेर बहादुर सिंह ने दहकता हुआ इस्पाती दस्तावेज कह करके पुकारा है, यानी अद्भुत रचना कह करके पुकारा है शमशेर बहादुर सिंह ने। तो अंधेरे में कविता को विद्वानों ने अलग अलग नामकरण दिया है, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग रूप से इसको बतलाया है, तो वो आप अच्छे से ध्यान में रखेगा। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता को फैटेंसी कह करके पुकारा है। तो ये भी अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई भी आलोचक के बारे में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा ने क्या कहा, प्रभाकर माचवे ने क्या कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं, 1914 में हरियोध के द्वारा लिखा गया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, 17 सर्ग। नेक्स्ट देखो, प्रसाद की आंसू रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अपने पीछे काफी चर्चा की है, वही प्रश्न है। प्रथम संस्करण 1925 में, द्वितीय 1933 में, और द्वितीय संस्करण में 64 छंद जोड़े गए थे, मैंने आपको बताया, और कुल इसमें जो छंद है वो 133 है, ठीक है। निराला की जूही की कली और जागो फिर एक बार, ये जो कविताएं हैं वो किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो ये परमिल जो काव्य संग्रह है निराला का, उसमें संकलित हैं जूही की कली और जागो फिर एक बार। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है मित्रों। जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूँ मैं, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां मित्रों गीत फरोश रचना जो है भवानी प्रसाद मिश्र की, उससे अवतरित हैं। ये तो ये पंक्तियां वो भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगर रचना का नाम पूछे तो गीत फरोश बता देना, ठीक है ना। कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब है जो पूंजीपति या शोषक वर्ग का ही प्रतीक है। कुकुरमुत्ता में गुलाब है वो पूंजीपति या शोषक वर्ग का प्रतीक है, जबकि कुकुरमुत्ता जो है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है। देखो पीछे चर्चा की थी, प्रिय प्रवास रचना में दूत किसे बनाया गया? तो मित्रों प्रिय प्रवास रचना में दूत है वो पवन को दूत बना करके भेजा जाता है, और जूही की कली का जो नायक है वो पवन है। ऐसा देवीणा किस वर्ष की बनी हुई थी? तो ऐसा देवीणा है वो किरीट वृक्ष की बनी हुई थी। कामायनी में श्रद्धा सर्ग कितने नंबर का सर्ग है? तो कामायनी में श्रद्धा सर्ग है वो 3रे नंबर का सर्ग है, ठीक है। कामायनी के बारे में जितनी आप जानकारी चाहते हो आप प्ले लिस्ट में से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी जानकारी मिल जाएगी विस्तार से। रेवा तट में रेवा किसका नाम है? अक्सर एग्जामिनर पूछ ले कि रेवा तट में रेवा किसका नाम है, तो रेवा वहां पर एक नदी का नाम है, और ये कितने नंबर का सर्ग है? 27 नंबर का सर्ग है। कुल कितने सर्ग है? 69 सर्ग है। लेखक या कवि पूछ ले तो चंद बरदाइया। ऐसा देवीणा का निर्माण किसने किया? तो ये वज्र कीर्ति के द्वारा ऐसा देवीणा का निर्माण किया गया था मित्रों, और इसको बजाने का जो काम है वो प्रेमवद के द्वारा किया गया था, पीओ। ये देखो
समय अभाव की दृष्टि से मैं आज पूरे ऑप्शन नहीं बना सका, इसलिए मैंने एक एक ऑप्शन में डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश की है। पहले मैंने शुरू में 3-4 क्वेश्चन बनाए थे। कामायनी के पहले और अंतिम शरक का नाम क्या है? पूछ सकता है आशा और श्रद्धा, काम और कर्म, ईर्ष्या और आनंद, चिंता और आनंद। तो पहला शरक चिंता है, अंतिम शरक आनंद है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पहला शरक कौन सा है? चिंता है, और अंतिम शरक कौन सा है? आनंद है। सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा रचित कविता मोचीराम उसके किस काव्य संग्रह में अवतरित है? तो कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो संसद से सड़क तक है। ईड़ा कहाँ की रानी थी? सारस्वत प्रदेश, गांधर्व प्रदेश, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ईड़ा है वो सारस्वत प्रदेश की रानी थी, और सारस्वत प्रदेश के लोगों को लेकर के ही वो मनु और श्रद्धा की सेवा में जाती है हिमालय पर्वत पर, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने आज है मित्रों वो कविताओं से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अपने 5 मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का या इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। कल मिलते हैं एक कविताओं के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।